हेलो दोस्तों, होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। और दोस्तों, आज की क्लास के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, और वो है नर्वस सिस्टम। कई लोगों के क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्ज़ाम्स के अंदर नर्वस सिस्टम के ऊपर आते हैं, वो गलत हो जाते हैं। तो रियल टाइम एग्ज़ाम के अंदर आपके क्वेश्चंस गलत ना हो, उनकी प्रैक्टिस के लिए आज का वीडियो बेस्ड है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सो लेट्स स्टार्ट आज का वीडियो, जो कि क्वेश्चंस बेस्ड हैं नर्वस सिस्टम के ऊपर, वो हम शुरू कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है, हमारे शरीर के अंदर अधिकांश न्यूरॉन कैसे होते हैं। हमारे शरीर के अंदर अधिकांश न्यूरॉन कैसे होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है वो मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स इन अवर बॉडी आर, कैसे होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है यूनिपोलर, एक ध्रुवीय। एक ध्रुवीय न्यूरॉन तो क्या होता है दोस्तों, साइटोन से एक एक्सोन नीचे की तरफ निकलता है, तो वो यूनिपोलर होता है। बाईपोलर के अंदर साइटोन से एक ऊपर की तरफ डेंड्रोन निकल जाता है, एक नीचे की तरफ एक्सोन आ जाता है, वो बाईपोलर हो गया। एक सूडो यूनिपोलर यानी कि आभासी एक ध्रुवीय, उसमें क्या होता है, साइटोन से निकलता तो एक ही एक्सोन है, लेकिन उसकी एक एक्सोन की ब्रांच भी निकलती है, ठीक है। और मल्टीपोलर, तो ज़्यादातर न्यूरॉन्स हमारे अंदर कैसे होते हैं, मल्टीपोलर होते हैं। मल्टीपोलर में क्या होता है, बहुत सारे तो क्या होते हैं, डेंड्राइट्स या डेंड्रोन्स होते हैं, बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं, और एक क्या होता है, एक्सोन होता है, एक एक्सोन होता है। तो हमारे अंदर तो बहुध्रुवीय न्यूरॉन होते हैं। अधिकांश न्यूरॉन जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर कैसे होते हैं, मल्टीपोलर। आप सभी जानते हैं, आप लोग मल्टीपोलर न्यूरॉन का डायग्राम किस तरीके का होता है। ये एक मल्टीपोलर न्यूरॉन है, जिसके अंदर की ये एक्सोन है, और ये ऊपर निकले हुए बहुत सारे डेंड्रोन और डेंड्राइट्स हैं, है ना, और बीच में वहाँ साइटोन है। तो ये क्या चीज़ है, डेंड्राइट्स हैं। ऑलराइट, तो यदि पूछे कि आपसे ह्यूमन बीइंग के अंदर मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, तो हमेशा से कहेंगे मल्टीपोलर यानी कि बहुध्रुवीय होते हैं। उत्तेजनशीलता व चालकता सर्वाधिक होती है। उत्तेजनशीलता व चालकता, इंग्लिश में मैं इनको कहूँगा इरिटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी आर मैक्सिमम डेवलप्ड इन। उत्तेजनशीलता और जिसको कि कहते हैं कंडक्टिविटी, चालकता, किसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो क्या ये मस्कुलर टिश्यू में पाई जाती है, नर्वस टिश्यू में पाई जाती है, कनेक्टिव टिश्यू में, या एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। क्वेश्चन है पेशीय ऊतक में, तंत्रिका ऊतक में, संयोजी ऊतक में, उपकला ऊतक में। तो देखो, उत्तेजनशीलता तो मस्कुलर टिश्यू में भी होती है, लेकिन फिर से वो पूछ रहा है यहाँ पर कि मैक्सिमम किस में होती है। क्या कहा मैंने, मैक्सिमम जो इरिटेबिलिटी और कंडक्टिबिलिटी होती है, उत्तेजनशीलता और चालकता जो होती है, वो पूछा है। तो मस्कुलर टिश्यू में भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो वो किस में होती है दोस्तों, नर्वस टिश्यू के अंदर, यानी कि तंत्रिका ऊतक के अंदर। ये बात याद रखना, भूलना नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आते हैं, द जंक्शन बिटवीन श्वान सेल्स इज कॉल्ड एज। जंक्शन बिटवीन श्वान सेल्स, पहले तो श्वान सेल्स कहाँ पर है, क्या है, तो ये देखो, ये तो एक्सोन है, ठीक है, ये तो पूरा के पूरा अपना एक्सोन है, ठीक है। अब आप जानते हो कि एक्सोन के ऊपर श्वान सेल्स के द्वारा एक शीट बनाई जाती है। श्वान सेल्स के द्वारा, एक्सोन के ऊपर श्वान सेल्स के द्वारा, राइट, ये जैसे श्वान सेल्स है, तो श्वान सेल्स के द्वारा, श्वान कोशिकाओं के द्वारा एक शीट बनाई जाती है। आपको मालूम है सभी को, माइलिन शीट, या जिसको कि हम लोग बोल देते हैं माइलिन अच्छद। माइलिन अच्छद, ठीक है। और इन माइलिन अच्छद के बीच बीच में, माइलिन शीट कभी भी कंटिन्यूस नहीं होती है, माइलिन शीट के बीच बीच में क्या होते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर होते हैं। नोड्स ऑफ रेनवियर, यानी कि रेनवियर की गांठें या रेनवियर के नोड होते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, द जंक्शन बिटवीन श्वान सेल्स इज नोन एज। जंक्शन बिटवीन श्वान सेल्स इज नोन एज, तो श्वान सेल्स से माइलिन शीट बनती है, और जंक्शन बिटवीन श्वान सेल्स को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा लेमा, नोड्स ऑफ रेनवियर, डेंड्रोन या सिनेप्स। तो जंक्शन बिटवीन श्वान सेल्स क्या बनाती है, माइलिन शीट।
ठीक है। और माइलिन शीट के बीच भी, माइलिन शीट कभी भी कंटिन्यूस नहीं होती है, उसके बीच बीच में कुछ जंक्शंस होते हैं, उन जंक्शंस को अपने क्या बोलते हैं, रेनवियर की गांठें, यानी कि नोड्स ऑफ रेनवियर। तो आंसर होगा, सबसे सटीक आंसर होगा इसका नोड्स ऑफ रेनवियर। इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन, न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। देखिए न्यूरॉन्स अलग अलग तरीके के होते हैं। अभी ये क्वेश्चन भी आया था, यूनिपोलर एक ध्रुवीय, बाईपोलर द्विध्रुवीय, सूडो यूनिपोलर यानी कि आभासी एक ध्रुवीय, राइट, सूडो यूनिपोलर, मल्टीपोलर न्यूरॉन यानी कि बहुध्रुवीय न्यूरॉन। तो जो भी न्यूरॉन क्लासिफाई होता है दोस्तों, वो इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि उसके अंदर प्रवर्ध कैसे हैं, है ना, न्यूरॉन में मतलब एक्सोन कितने हैं, डेंड्रोन कितने हैं, उस आधार पर। तो न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, न्यूरॉन्स का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? क्या केंद्रों की संख्या के आधार पर, न्यूक्लियस प्रेजेंट, नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट, उस आधार पर किया जाता है? नहीं। नंबर ऑफ प्रोसेसेस अराइजिंग फ्रॉम सेल बॉडी, हाँ, सेल बॉडी से कितने प्रोसेस निकले हैं, सेल बॉडी से कितने डेंड्रोन निकले हैं, यानी कि साइटोन से कितने डेंड्रोन निकले हैं, कितने एक्सोन निकले हैं, उसके ऊपर होता है। उपस्थित डेंड्राइट की संख्या के आधार पर नहीं, केवल डेंड्राइट्स का नंबर देखकर ऐसे नहीं, प्रवर्धों को देखकर, एक्सोन कितने, इंट्रोन कितने, उनको देखकर होता है। और नंबर ऑफ एक्सोन्स प्रेजेंट नहीं, न तो डेंड्राइट्स को देखकर न एक्सोन्स को देखकर। एक्सोन और डेंड्राइट दोनों को देखेंगे ना, तो कितने प्रोसेसेस, कितने प्रवर्ध, राइट, कितने उभार जो है वो सेल बॉडी से निकल रहे हैं, उसके बिहाफ के ऊपर हम न्यूरॉन्स का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो फोर्थ का जो आंसर होगा वो सेकंड रहेगा। नेक्स्ट, रेनवियर के नोड पाए जाते हैं। रेनवियर के नोड, अभी जस्ट मैंने कहा था कि यदि मैं ये एक न्यूरॉन का डायग्राम बनाऊं, राइट, तो न्यूरॉन के अंदर ये एक्सोन है और आप जानते हो कि एक्सोन के ऊपर श्वान सेल्स के द्वारा माइलिन शीट बनती है और माइलिन शीट के बीच बीच में नोड्स ऑफ रेनवियर होते हैं, क्योंकि माइलिन शीट कभी भी कंटिन्यूस नहीं होती है, नोड्स ऑफ रेनवियर होते हैं, ठीक है। तो रेनवियर के नोड पाए जाते हैं राइट ऑरिकल, नो, दाहिने आलिन में, पेशी बंडल में, नो, डेंड्राइट्स के अंदर, यहाँ पर भी नहीं, एक्सोन के अंदर, यस, एक्सोन से संबंधित कौन होते हैं, एक्सोन से संबंधित नोड्स ऑफ रेनवियर होते हैं। क्लियर है? एक्सोन से संबंधित क्या होते हैं दोस्तों, नोड ऑफ रेनवियर होते हैं। तो स्पष्ट रूप से आपके सामने है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मस्तिष्क का विकास होता है, मतलब ब्रेन का जो डेवलपमेंट है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो किस भाग से हुआ है, ब्रेन का डेवलपमेंट किस भाग से हुआ है। तो ब्रेन का जो डेवलपमेंट हुआ है वो हमेशा याद रखें कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में से जिस भ्रूणीय परत से, जिस लेयर से हुआ है, जिस एम्ब्रियोनिक लेयर से हुआ है, वो कौन होती है, एक्टोडर्म। ऑलवेज रिमेंबर, ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है, ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो एक्टोडर्म से होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एन इम्पल्स पासेस द मेम्ब्रेन इज डीपोलराइज्ड। आप समझिए, एक ये पोलराइज्ड नर्व क्या होती है वो देख लो, पोलराइज्ड है ना, पोलराइज्ड नर्व फाइबर, यानी कि एक ध्रुवित तंत्रिका तंतु, ध्रुवित तंत्रिका तंतु कैसा होता है वो देख लो, है ना। तो ध्रुवित तंत्रिका तंतु के अंदर बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन एक डीपोलराइज्ड नर्व फाइबर, डीपोलराइज्ड नर्व फाइबर, डीपोलराइज्ड नर्व फाइबर जो होता है, यानी कि विध्रुवित तंत्रिका तंतु, विध्रुवित तंत्रिका तंतु, विध्रुवित तंत्रिका तंतु जो है वो कैसा होता है, तो उसके अंदर सोडियम आयन अंदर आ जाते हैं, है ना। और जैसे ही स्टिमुलस आ जाता है, स्टिमुलस उद्दीपन आता है नर्व फाइबर के ऊपर, जैसे ही उद्दीपन आता है तो अंदर का चार्ज चेंज हो जाता है, अंदर का चार्ज क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और बाहर का चार्ज क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ये तो कौन सी है, ये तो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल, और इसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं भाई, एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, क्रिया विभव, यहाँ पर क्रिया विभव उत्पन्न होता है, और यहाँ पर विश्राम विभव है, ये विश्राम विभव है। तो अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से
यहां पर इस चीज को समझिएगा, व्हेन अ इम्पल्स पासेस, ये इम्पल्स बोले तो उद्दीपन, द मेम्ब्रेन इज डीपोलराइज्ड, यानी कि विध्रुवित हो जाती है। विध्रुवित बोले तो ऐसे ही चार्ज बदल जाता है तब, तथा कोशिकाओं का आवेश होता है। तो आउटसाइड पॉजिटिव एंड इनसाइड नेगेटिव, नहीं, ये तो नहीं होगा। आउटसाइड पॉजिटिव एंड इनसाइड नेगेटिव, वो तो इस कंडीशन में होता है। वो तो डीपोलराइज्ड की बात कर रहा है, इसकी बात हो रही है, डीपोलराइज्ड की बात हो रही है। तो इनसाइड पॉजिटिव, इनसाइड पॉजिटिव, ये देखो इनसाइड पॉजिटिव एंड आउटसाइड नेगेटिव, हाँ ये हो रहा है। दोनों ओर शून्य विभव, बोथ साइड्स है जीरो पोटेंशियल, दोनों तरफ जीरो पोटेंशियल होता है, नहीं। बोथ साइड्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नो, बोथ साइड्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी नहीं। तो इनसाइड पॉजिटिव हो जाता है सोडियम आयन के अंदर आ जाने से। याद रखो, जब भी आवेग संचरित होता है, व्हेनेवर द इम्पल्स पासेस, तो हमेशा याद रखो मेम्ब्रेन का जो अंदर का जो हिस्सा होता है, मेम्ब्रेन का जो अंदर का हिस्सा होता है वो पॉजिटिव चार्ज का हो जाता है और बाहर की तरफ क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इसलिए हमने सेकंड ऑप्शन को ऑप्ट किया है 7th क्वेश्चन में। झिल्ली का विश्राम विभव कितना है? विश्राम विभव, रेस्टिंग पोटेंशियल ऐसा होता है बेटा, रेस्टिंग पोटेंशियल, मैंने आपको पहले भी कहा था, रेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब होता है कि यहाँ पर रेस्टिंग पोटेंशियल मतलब कि विश्रांति विभव, विश्राम विभव। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज्ड नर्व फाइबर होता है, पोलराइज्ड कंडीशन में होती है। यहाँ पर मेम्ब्रेन जो है वो किस कंडीशन में है? पोलराइज्ड कंडीशन में। पोलराइज्ड का मतलब होता है ध्रुवित अवस्था में, ये ध्रुवित अवस्था है। तो ध्रुवित अवस्था के अंदर हमेशा रखो अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। और अंदर नेगेटिव चार्ज लगभग -70 से -70 माइनस क्या कहा मैंने, -60 से -70 मिलीवोल्ट्स तक हो सकता है, -70 मिलीवोल्ट्स तक हो सकता है। तो रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है? -60 से -70 वोल्ट। यस, ये कोई भी नहीं, ठीक है। तो झिल्ली का विश्रांति विभव कितना होता है? -60 से -70, क्योंकि पोलराइज स्टेट के अंदर रेस्टिंग पोटेंशियल के वक्त में अंदर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट, द केमिकल कॉजिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस अ सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है? ये देखो, ये एक नर्व फाइबर का, ये क्या है? एक्सोन है, और यहाँ पर ये दूसरे नर्व फाइबर के ये क्या है? डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। तो केमिकल कॉजिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस सिनेप्सिस, सिनेप्स से तंत्रिका आवेग यहाँ से यहाँ पर आएगा ना, यहाँ से जो यहाँ पर आता है इम्पल्स एक के एक्सोन से दूसरे के डेंड्राइट पर, तो सिनेप्स से तंत्रिका आवेग के संचरण के लिए आवश्यक रसायन कौन सा है? तो यहाँ पर एक सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट यानी कि विदर, सिनेप्टिक विदर होती है, और यहाँ पर के लिए आवश्यक रसायन, तो यहाँ पर एक केमिकल सिक्रीट होता है, और जो केमिकल यहाँ पर सिक्रीट होता है उसका नाम है दोस्तों एसिटाइल कोलाइन। सिनेप्टिक क्लेफ्ट के वहाँ पर, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के वहाँ पर, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो सिक्रीट होता है केमिकल, राइट, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है। आप यूं भी तंत्रिका संचारी पदार्थ, न्यूरोट्रांसमीटर, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि तंत्रिका संचारी पदार्थ है, तंत्रिका संचारी पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है, वो यहाँ पर रिलीज होता है। तो केमिकल कॉजिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस सिनेप्स, इसी न्यूरोट्रांसमीटर के कारण ही, एसिटाइल कोलाइन के कारण ही जो नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है, तंत्रिका आवेग का संचरण होता है, वो एक नर्व फाइबर के एक्सोन से दूसरी नर्व फाइबर के डेंड्राइट्स के ऊपर हो जाता है ना। तो आंसर कौन सा होगा? एसिटाइल कोलाइन, एसिटाइल कोलाइन। नेक्स्ट, डेंड्राइट आवेग ले जाते हैं, तो इमेजिन करो कि ये डेंड्राइट है, ये सब डेंड्राइट है ना, ये डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट है, और आपको मालूम है कि ये क्या चीज़ है? ये पूरा साइटोन है ना, और ये क्या है? एक्सोन है। हमेशा एक चीज़ याद रखनी है
कि डेंड्रोन जो होते हैं वो हमेशा इम्पल्स को साइटोन की तरफ लाते हैं, हमेशा ये साइटोन की तरफ लाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है, डेंड्राइट कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम, ले जाते हैं, कैरीज इम्पल्सेस टुवर्ड्स द साइटोन, साइटोन की ओर, हाँ साइटोन की तरफ लाते हैं। साइटोन से दूर ले जाते हैं क्या, नहीं, हमेशा साइटोन की तरफ लाते हैं। संपूर्ण शरीर में नो, फ्रॉम द न्यूरॉन, वन न्यूरॉन, एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में नहीं। हमेशा याद रखना डेंड्राइट का काम है, एरो अंदर आ रहे हैं ना, डेंड्राइट का काम है इम्पल्स को साइटोन पर लाना, और साइटोन से इम्पल्स जो है वो एक्सोन के ऊपर जाती है। तो डेंड्राइट्स का हमेशा काम होता है इम्पल्स को, सिग्नल को, आवेग को किधर की तरफ लाना, साइटोन की तरफ लाना, साइटोन की तरफ लाना, ये इनका रोल होता है। तो 10th का जो आंसर हुआ वो कौन सा हुआ, 1 हुआ। अब आ जाते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैन बी रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ, तंत्रिका में आवेग के संचरण को निम्न की मदद से आलेखित किया जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैन बी रिकॉर्डेड विद, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, तंत्रिका आवेग के संचरण को हम किस इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, हम तंत्रिका आवेग के संचरण को किस इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैन बी रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैन बी रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ, तो ऑसिलोस्कोप याद रखोगे। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैन बी रिकॉर्डेड, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैन बी रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ ऑसिलोस्कोप। तंत्रिका में आवेग के संचरण को हम जिस उपकरण के द्वारा रिकॉर्ड कर सकते हैं, आलेखित कर सकते हैं, वो दोलनदर्शी होता है। दोलनदर्शी बोले तो ऑसिलोस्कोप, दोलनदर्शी बोले तो ऑसिलोस्कोप। अब आ जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ अ नर्व फाइबर बिफोर एक्साइटेशन, बिफोर एक्साइटेशन, उत्तेजन से पहले पूछ रहा है वो, तो मैं यहाँ पर एक नर्व फाइबर बना लेता हूँ, नर्व फाइबर, और नर्व फाइबर जो है यानी कि तंत्रिका तंतु, तंत्रिका तंतु, और वो बिफोर एक्साइटेशन पूछ रहा है, उत्तेजन से पहले, उत्तेजन से पहले, मतलब स्टिमुलस तो आया ही नहीं है, स्टिमुलस तो आया ही नहीं है। तो स्टिमुलस नहीं आया है तो हमेशा याद रखो, जब भी स्टिमुलस नहीं आता है तो आप जानते हो कि ये वाली जो नर्व है वो कौन सी कहलाती है, पोलराइज्ड नर्व फाइबर कहलाती है। पोलराइज्ड नर्व मतलब ये ध्रुवित तंत्रिका तंतु, ध्रुवित तंत्रिका तंतु, पोलराइज्ड नर्व फाइबर, ठीक है। और यहाँ पर रेस्टिंग पोटेंशियल होगा, रेस्टिंग पोटेंशियल होगा यानी कि विश्रांति विभव होगी, और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होगा और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पूछा उत्तेजन से पहले तंत्रिका के बाह्य तथा आंतरिक विभव में भिन्नता क्या कहलाएगी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द नर्व बिफोर एक्साइटेशन, ध्यान दीजिए बिफोर एक्साइटेशन, तो बिफोर एक्साइटेशन तो रेस्टिंग पोटेंशियल ही कहलाएगी ना। बिफोर एक्साइटेशन तो क्या कहोगे, रेस्टिंग पोटेंशियल, न तो क्रिया विभव कहोगे, न स्पाइक पोटेंशियल कहोगे, न प्रतिक्रिया विभव कहोगे। इसको हम क्या कहते हैं, हमेशा विश्रांति विभव। बिफोर एक्साइटेशन हमेशा विश्रांति विभव है, जिसमें अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है और बाहर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर। नेक्स्ट, द मिनरल नेसेसरी फॉर नर्वस कंडक्शन। आप सब जानते हैं कि जब भी स्टिमुलस आएगा, जब भी स्टिमुलस आता है, उद्दीपन आता है, जब भी उद्दीपन आएगा तो बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ सोडियम आयन आ जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर का चार्ज पॉजिटिव हो जाता है और बाहर का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो तंत्रिकीय संवहन के लिए आवश्यक खनिज कौन से हैं, तो सोडियम और पोटेशियम दोनों होते हैं। तो यहाँ देखो सोडियम और पोटेशियम दे रखा है क्या, नहीं, आयरन, सोडियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम दे रखा है, तो हम केवल यहाँ पर सोडियम को ऑप्ट करेंगे। पोटेशियम भी दे रखा होता तो हम पोटेशियम को भी टिक करते, लेकिन मिनरल नेसेसरी फॉर नर्वस कंडक्शन, तंत्रिकीय संवहन के लिए आवश्यक खनिज जो है वो कौन है, सोडियम आयन है। जब भी आप डिटेल्स पढ़ते हो नर्वस सिस्टम के अंदर तो आप देखते हो कि अंदर लाने वाला जो है, अंदर जो आने वाला स्टिमुलस जब आता है तो सोडियम आयन अंदर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर सोडियम इंपॉर्टेंट है। टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ इम्पल्स लेयर इज फाउंड ऑन द नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर के ऊपर, तंत्रिका तंतु के ऊपर यानी कि एक्सोन के ऊपर, तंत्रिका तंतु बोले तो एक्सोन, तो आवेग की लीकेज को रोकने के लिए तंत्रिका तंतु की सतह पर पाई जाती। पहले तो तंत्रिका तंतु समझ लो, कंफ्यूजन नहीं करना है, एक्सोन को ही तंत्रिका तंतु कहते हैं। तो उसकी सतह के ऊपर आवेग की लीकेज को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ इम्पल्सेस अ लेयर इज फाउंड, तो एक्सोन के ऊपर मिलने वाली उस लेयर को दोस्तों कहते हैं माइलिन आच्छद, उसको हम क्या कहते हैं,
माइलिन अच्छत कहते हैं, यानी कि उसको माइलिन शीट के नाम से, क्या कहते हैं उसे, माइलिन शीट के नाम से उसको जाना जाता है। तो आवेग की लीकेज को रोकने के लिए, आवेग की लीकेज को रोकने के लिए तंत्रिका तंतु की सतह पर क्या पाई जाती है, श्वान कोशिकाएं, न्यूरोलेमा, एक्सोन या माइलिन शीट। तो ऑफ कोर्स हम टिक करेंगे माइलिन शीट के ऊपर। टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ इम्पल्स, राइट, नर्व फाइबर के ऊपर जो लेयर मिलती है, लेयर पूछा है आपसे, तो लेयर तो कौन सी, माइलिन शीट ही होती है। लेयर कौन सी है भाई, माइलिन शीट। टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ इम्पल्सेस, लेयर ऑफ डैश इज फाउंड ऑन नर्व फाइबर। किसकी शीट मिलती है, माइलिन शीट की, माइलिन अच्छत की शीट मिलती है। तो 14th का आंसर कौन सा हुआ, 4। मानव मस्तिष्क में अग्र कोरोइड झालक पाया जाता है। तो देखो अग्र कोरोइड झालक यानी कि एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस कहाँ पाया जाता है, तो आपको मैं बता दूं एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस डायनसेफेलॉन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई, डायनसेफेलॉन में। एक डायग्राम बना देते हैं डायनसेफेलॉन का, और आप जानते हो कि डायनसेफेलॉन फोरब्रेन का भाग है, अग्र मस्तिष्क का भाग है। मैं आपको मार्क कर देता हूँ एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस कहाँ होता है। तो यहाँ पर डायनसेफेलॉन मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके सामने एक चित्र बना देता हूँ डायनसेफेलॉन का, तो चीज़ें आसान हो जाएगी। ये डायनसेफेलॉन का चित्र है भाई, दिस इज द डायग्राम फॉर डायनसेफेलॉन। अब डायनसेफेलॉन का जो चित्र बनाया है मैंने, उसके अंदर ये वाला एपिथैलेमस भाग है, जो ऊपर वाला भाग है वो कौन सा है, एपिथैलेमस है। और बस इस एपिथैलेमस के ऊपर ही क्या प्रेजेंट होती है, एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट होता है। एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस, हिंदी में कहते हैं इसको अग्र रक्तक झालक, अग्र रक्तक झालक, ठीक है। और इसके अंदर एक कैविटी होती है डायोसील, ऑलराइट। और यहाँ पर हाइपोथैलेमस होता है, एपिथैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। यहाँ पर दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, यानी कि पीयूष ग्रंथि होती है। और यहाँ पर पीनियल ग्लैंड होती है, यहाँ पर क्या होती है, पीनियल ग्लैंड। तो ये बात तो तय है कि मानव मस्तिष्क में अग्र कोरोइड झालक किससे एसोसिएटेड होगा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, नो। अब वो पूछ रहा है कि क्या ये मेडुला ऑब्लिंगेटा से रिलेटेड है, नो, राइट। डायनसेफेलॉन से, यस, साफ दिख रहा है, डायनसेफेलॉन से संबंधित। मैंने आपके सामने डायनसेफेलॉन बनाया है। डायनसेफेलॉन की जो रूफ है जिसको एपिथैलेमस कहते हैं, उस एपिथैलेमस के वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एपिथैलेमस के वहाँ पर डेट इज एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट होता है। द ईटर और द सेरिब्रल डक्ट लाइज, ईटर कहाँ होती है, तो देखो मस्तिष्क में कैविटीज़ होती है दोस्तों, ब्रेन में कुछ कैविटीज़ होती है, ऐसे मैं बना के बता देता हूँ आपको। ब्रेन में कुछ कैविटीज़ होती है ऐसी, ये फर्स्ट कैविटी, ये सेकंड कैविटी, ये थर्ड कैविटी और ये फोर्थ कैविटी, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड के बीच में तो होता है फोरामेन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ मोनरो, ध्यान दीजिएगा, फोरामेन ऑफ मोनरो। थर्ड और फोर्थ के बीच में होती है ईटर, जिसको एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, उसको एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहा जाता है। और अब ये पूछा है ईटर या एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस या सेरिब्रल एक्विडक्ट कहाँ होती है, तो नेचुरली कि थर्ड और फोर्थ के बीच में होती है। ईटर कहाँ है, सामने दिख रही है, थर्ड और फोर्थ, तो तृतीयक वेंट्रिकल में, नो। तृतीयक द्वितीयक वेंट्रिकल में नहीं, तृतीयक व चतुर्थ वेंट्रिकल के बीच, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच, यस, क्लियर कट है, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में। या फिर लेटरल वेंट्रिकल्स, नो, लेटरल वेंट्रिकल तो ये है, फर्स्ट और सेकंड क्या है, लेटरल वेंट्रिकल है, फर्स्ट और सेकंड क्या है, लेटरल वेंट्रिकल है। यहाँ पर भी किसी भी प्रकार की ईटर नहीं होती है। आपको याद रखना है, ईटर इज ऑलवेज फाउंड बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल, ईटर हमेशा तीसरी और चौथी कैविटी के बीच में ही होती है, क्लियर। चलिए, लेटरल वेंट्रिकल्स आर फाउंड इन, लेटरल वेंट्रिकल्स, पहले तो लेटरल वेंट्रिकल्स होते क्या हैं, देखिए आपकी ब्रेन के अंदर अलग अलग तरीके के वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है ना, और ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट और सेकंड को अपने बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल पार्श्वनलिका, पार्श्व गुहा है ना, पार्श्व गुहा कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल।
आप चाहें तो इनको पैरासील भी कह सकते हो, और थर्ड को हम क्या कहते हैं, डायोसील कहते हैं, और फोर्थ को हम मेटासील कहते हैं, है ना। ऐसे 4 मस्तिष्क के अंदर कैविटीज है। तो वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं हृदय में। ये जो ब्रेन वेंट्रिकल्स है, राइट, पार्श्वनिलय लेटरल वेंट्रिकल्स आर फाउंड इन, क्या हार्ट में मिलते हैं? नो। ब्रेन में मिलते हैं? हाँ। थायराइड में? नहीं। मस्तिष्क और हृदय में दोनों में? नो। तो केवल और केवल आपको कहाँ दिखाई देंगे? ब्रेन के अंदर। तो ये जो वेंट्रिकल्स होती है, जिनके अंदर की सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य वगैरह भरा रहता है, CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है, वो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क में पैरासील के पार्श्व गुहा को तीसरे निलय से जोड़ता है? मतलब वही चीज़, अभी डायग्राम 2 बार बना चुका हूँ मैं। ये देखो, ये फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल, ये फर्स्ट वेंट्रिकल है और ये सेकंड वेंट्रिकल है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल को हम पैरासील कहते हैं, और ये प्रमस्तिष्क गोलार्धों में पाई जाती है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में पाई जाती है। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड से कैसे कनेक्टेड है? फर्स्ट और सेकंड थर्ड से कैसे कनेक्टेड है? तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड से कनेक्टेड है फोरामेन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ मोनरो, मोनरो के छिद्र के द्वारा। मैं डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप कभी भूले नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट लेटरल वेंट्रिकल? लेटरल वेंट्रिकल का मतलब है पार्श्वनिलय, ये लेटरल वेंट्रिकल है। लेटरल वेंट्रिकल का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों? पैरासील है। और लेटरल वेंट्रिकल जो होती है वो किस में मिलती है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर मिलती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट लेटरल वेंट्रिकल और पैरासील इन ब्रेन विद द थर्ड वेंट्रिकल? तो ये अपनी थर्ड है ना। थर्ड को अपने क्या कहते हैं? डायोसील। थर्ड को अपने क्या कहते हैं? डायोसील। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से कनेक्टेड है फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू। तो ये रहा फोरामेन ऑफ मोनरो। तो 18th का जो आंसर है वो कौन सा हो गया? सेकंड। 18th का जो आंसर है वो कौन सा हो गया दोस्तों? सेकंड। अब आ जाओ, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन यानी कि मस्तिष्क की गुहाएं आर लाइन्ड बाय विच सेल्स? मस्तिष्क की जो गुहाएं होती है ना, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन आर लाइन्ड बाय इपेंडाइमल सेल्स, है ना। तंत्रिका कोशिकाएं भी नहीं, न्यूरोग्लिया भी नहीं, और श्वान सेल्स भी नहीं। याद रखना, मस्तिष्क की गुहाओं को आस्तरित करने वाली जो कोशिकाएं होती है उसको अपने इपेंडाइमल कोशिकाएं कहते हैं। याद रखना हमेशा, ब्रेन को कवर किए हुए, ब्रेन की गुहाओं को कवर किए हुए जो कोशिकाएं होती है उनको एपेंडाइमल सेल्स कहते हैं। और ये एपेंडाइमल सेल्स जो होती है वो शल्की या स्तंभाकार हो सकती है, शल्की या स्तंभाकार हो सकती है, ये भी ध्यान रखना। मतलब ये स्क्वाइमस, या तो ये कैसे होती है? स्क्वाइमस, और क्या हो सकती है? कोलुमनार। ये स्क्वाइमस या कोलुमनार हो सकती है, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो आंसर कौन सा हुआ भाई? फर्स्ट। किसी व्यक्ति की एक दुर्घटना में स्मृति नष्ट हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा, स्मृति, मेमोरी, तो मस्तिष्क का निम्न भाग चोटग्रस्त हो जाता है। मेमोरी नष्ट हो जाए तो मेमोरी, याद रखो, आपकी बॉडी के अंदर मेमोरी, लर्निंग, है ना, रीजनिंग, मेमोरी, लर्निंग, रीजनिंग, ये सब किसके कारण होती है? ये सब चीज़ें जो होती है वो आपकी बॉडी के अंदर सेरिब्रम के कारण होती है, यानी कि प्रमस्तिष्क के कारण होती है। तो यदि किसी का ट्रॉमा एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई और उसमें उसकी स्मृति चली गई, मेमोरी चली गई, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग नष्ट हो गया? तो मस्तिष्क का डायेनसेफेलॉन, नो, मेडुला ऑब्लिंगेटा, अनुमस्तिष्क या प्रमस्तिष्क? प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। याद रखोगे, पर्सन की यदि मेमोरी लॉस्ट हो गई है एक्सीडेंट के अंदर, तो मतलब मान के चल लीजिए कि उनके अंदर क्या हो चुका है? सेरिब्रम नष्ट हो चुका है। मेमोरी के लिए, लर्निंग के लिए, रीजनिंग के लिए, तर्क वितर्क के लिए जो चीज़ जरूरी होती है वो कौन होता है? सेरिब्रम होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, पश्च मस्तिष्क में कौन कौन से भाग होते हैं हाइंड ब्रेन के अंदर? तो हाइंड ब्रेन के अंदर तो 3 ही भाग होते हैं भैया, सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क, पोन्स फेरोलाई, और तीसरा जो होता है वो मेडुला ऑब्लिंगेटा। कहाँ पर है? देखो, मेडुला ऑब्लिंगेटा है, अनुमस्तिष्क और पोन्स है। यस, मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरिबेलम और पोन्स। बाकी सब के अंदर आधी अधूरी चीज़ें दे रखी। मेडुला ऑब्लिंगेटा और सेरिबेलम दे रखा है, हाइपोथैलेमस और सेरिबेलम होता नहीं है, पोन्स और सेरिबेलम दे रखा है। जो सबसे सटीक आंसर है कि हाइंड ब्रेन के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं? तो मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है, और सेरिबेलम होता है, और क्या होता है? पोन्स होता है, ठीक है। अब आ जाओ, लर्निंग इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन? अभी जस्ट मैंने कहा था, लर्निंग के लिए, मेमोरी के लिए, रीजनिंग के लिए जो भाग प्रेजेंट होता है वो अपना क्या होता है?
प्रमस्तिष्क होता है, ब्रेन का प्रमस्तिष्क भाग, यानी कि सेरिब्रम इज इम्पॉर्टेंट फॉर दैट ऑल लर्निंग, मेमोरी वगैरह। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा नो, हाइपोथैलेमस, प्रमस्तिष्क यस या अनुमस्तिष्क। तो अपने सेरिब्रम के ऊपर ऐप करेंगे लर्निंग के लिए। लर्निंग के लिए यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण भाग है यदि, तो वो कौन होता है लर्निंग के लिए, तो वो सेरिब्रम है। नाउ विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज डायरेक्टली कंसर्न विद कंट्रोल ऑफ हार्ट। हार्ट को कौन कंट्रोल करता है, तो हार्ट को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा में दोस्तों कार्डियक सेंटर होता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हृदय केंद्र होता है। हृदय केंद्र जो कि आपकी हार्ट बीट को कम या ज़्यादा कर सकता है। तो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज डायरेक्टली कंसर्न विद कंट्रोल ऑफ हार्ट, तो मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर कार्डियक सेंटर होता है ना, हृदय केंद्र होता है, तो नेचुरली कि वही कंट्रोल करेगा। तो देखो कहाँ पर है कि क्या यहाँ पर ये दिख रहा है क्या आपको मेडुला ऑब्लिंगेटा, यस, फोर्थ ऑप्शन के अंदर। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा आपके हार्ट को कंट्रोल करता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर हार्ट सेंटर प्रेजेंट होता है, कार्डियक सेंटर होता है। द ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेरिबेलम इज, सेरिबेलम के अंदर याद रखो, सेरिबेलम के अंदर अनुमस्तिष्क के अंदर व्हाइट मैटर से बना एक ट्री लाइक ब्रांचिंग पैटर्न होता है, और उसको अपने क्या बोलते हैं, आर्बोर-विटी कहते हैं, है ना। वृक्ष की शाखाओं के समान श्वेत द्रव्य फैला रहता है। वापस से बोल रहा हूँ, सेरिबेलम के अंदर वृक्ष की शाखाओं के समान श्वेत द्रव्य फैला रहता है। व्हाइट मैटर जो होता है वो बिल्कुल एक ब्रांच जो ट्री लाइक फैशन के अंदर फैला रहता है, और दोस्तों उसको बोलते हैं आर्बोर-विटी। तो अनुमस्तिष्क के अंदर जो व्हाइट मैटर होता है वो फैला हुआ रहता है, और उसको अपने क्या कहते हैं, आर्बोर-विटी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, आर्बोर-विटी। क्रूरा सेरिब्राई उपस्थित होती है। देखो भाई, मिड ब्रेन जो होती है, मध्य मस्तिष्क, उसके अंदर दो भाग होते हैं, है ना, दो भाग होते हैं। एक भाग जो होता है वो तो होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। एक्चुअली उसका नाम तो ऑप्टिक लोब्स होते हैं, ऑप्टिक लोब्स दृक्पिंड 4 होते हैं, इसलिए उसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कह देते हैं मानवों के अंदर, है ना। और दूसरी चीज जो होती है वो क्या होता है, क्रूरा सेरिब्राई, या फिर इसको हम सेरिब्रल पेडिंकल्स के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं उसे, सेरिब्रल पेडिंकल्स के नाम से भी जानते हैं। तो क्रूरा सेरिब्राई उपस्थित होती है। तो क्रूरा सेरिब्राई कहाँ होगी, मध्य मस्तिष्क में। ऑलवेज रिमेंबर, मिड ब्रेन के अंदर। जो भी कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो जस्टिफिकेशन के साथ में, है ना, केवल आंसर टिक करने से मतलब नहीं, जस्टिफाइड आंसर होना चाहिए कि क्रूरा सेरिब्राई कहाँ होता है, तो वो मिड ब्रेन के अंदर होता है, इसलिए हमने मिड ब्रेन को ऑप्ट किया है। नेक्स्ट, श्वेत द्रव्य बना होता है। व्हाइट मैटर किसका बना होता है, तो व्हाइट मैटर ऐसे नर्व फाइबर्स का बना होता है जिनके ऊपर माइलिन शीट हो। व्हाइट द्रव्य जो होता है, श्वेत द्रव्य जो होता है, व्हाइट मैटर को व्हाइट मैटर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो नर्व फाइबर होता है उसके ऊपर माइलिन शीट होती है, और माइलिन शीट का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो वैसे भी श्वेत द्रव्य के अंदर माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, और माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के ऊपर माइलिन शीट होती है, और माइलिन शीट का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। तो नर्व फाइबर्स विद माइलिन शीट, यस, व्हाइट मैटर के अंदर ऐसे नर्व फाइबर्स होते हैं जिनके ऊपर माइलिन शीट होती है, और माइलिन शीट का रंग हमेशा सफेद होता है। माइलिन आच्छाद रहित तंत्रिका रंग, तो नो। नर्व फाइबर्स विदाउट माइलिन शीट, नो। बिखरे हुए एरियोलर ऊतक में, या नर्व फाइबर्स विद ब्लड वेसल्स। तो याद रखो, श्वेत द्रव्य बना होता है। श्वेत द्रव्य में मस्तिष्क वगैरह के अंदर जो व्हाइट मैटर होता है वो हमेशा ऐसे नर्व फाइबर से बना होता है जिनके ऊपर की माइलिन शीट होती है। खरगोश में तंत्रिका की वह पट्टी जो प्रमस्तिष्क अर्धांशों के संयोजन का कार्य करती है। तो सीधी सी बात है, प्रमस्तिष्क अर्धांशों का मतलब होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। मान लीजिए ह्यूमन बीइंग के अंदर ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर यानी कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध है। तो प्रमस्तिष्क गोलार्ध है, तो इन प्रमस्तिष्क गोलार्धों की जो गुहा है, ये प्रमस्तिष्क जो गोलार्ध है, इनके बीच में एक पट्टी होती है जो इन दोनों को कनेक्ट करती है, और उसको अपने बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। और ये स्तनधारियों की बहुत बड़ी विशेषता है। तो खरगोश भी एक स्तनधारी है। तो नर्वस स्ट्रिप कनेक्टिंग बोथ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, नर्वस स्ट्रिप विच इज कनेक्टिंग बोथ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इन रैबिट। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने वाली जो रचना है
वो मैमल्स के अंदर जानते हो दोस्तों क्या होती है? हमेशा हमेशा और हमेशा याद रखना क्या प्रेजेंट होती है? कॉर्पस कैलोसम। क्या होती है भाई, बोलो? कॉर्पस कैलोसम। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। द थर्मोरेगुलेटरी सेंटर, हमारे शरीर का ताप नियामक कौन है? थर्मोरेगुलेटर सेंटर कौन है? ताप नियंत्रण कौन है? तो ताप नियंत्रण केंद्र तो एक ही होता है और वो कौन होता है? हाइपोथैलेमस। ऑलवेज रिमेंबर, हमारे बॉडी का जो ताप नियंत्रण केंद्र है वो क्या चीज़ होती है? हाइपोथैलेमस होता है। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर आते हैं। निजल कणिकाएं कहाँ उपस्थित होती है? तो ऑफकोर्स निजल कणिकाएं जो होगी वो कहाँ पर होगी? न्यूरॉन के अंदर होती है। और किसकी बनी होती है? तो आरएनए की बनी होती है। अब आप देख लो ऑप्शन के अंदर, निजल ग्रेन्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? न्यूरॉन के अंदर। किसकी बनी होती है? आरएनए की। कौन सा ऑप्शन जाएगा? तो ये रहा न्यूरॉन का, ठीक है ना। तो ये जो है वो न्यूरॉन एंड आरएनए। क्वेश्चन नंबर 29 क्लियर, राइट। निजल कणिकाएं जो होती है वो न्यूरॉन में होती है तथा ये आरएनए के बने होते हैं। ऑलराइट, चलो अब लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दो निकष्ट न्यूरॉन के बीच का स्थल जहां पर रासायनिक संप्रेषक मुक्त होते हैं कहलाता है। आपने सबने सिनेप्स तो पढ़ा है ना। और हम सब के अंदर ह्यूमन बींग्स वगैरह और जितने भी एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर केमिकल सिनेप्स होता है, यानी कि दो जो न्यूरॉन होते हैं उनके बीच कभी भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, उनके बीच में गैप होता है जिसको कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, सिनेप्टिक विदर कहते हैं। और वहाँ पर एसिटाइल कोलाइन नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर या तंत्रिका संचारी पदार्थ स्थापित होता है। तो क्वेश्चन पूछा, स्पेस बिटवीन टू एडजॉइनिंग न्यूट्रॉन्स वेयर द केमिकल ट्रांसमीटर इज रिलीज्ड, राइट। तो आपने सबने डायग्राम्स बहुत बार आपने ये वाले जो हैं वो डायग्राम्स पढ़े हुए होंगे कि ये यहाँ पर ये दूसरा न्यूरॉन जो है वो चालू होगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर एक न्यूरॉन जहाँ ख़त्म होता है और दूसरा न्यूरॉन होता है, तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है, सिनेप्टिक दरार होती है। और उसी के अंदर यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाता है? मुक्त होता है। तो बताओ, दो निकट न्यूरॉन के बीच का स्थल जहाँ पर रासायनिक संप्रेषक यानी कि तंत्रिका संचारी पदार्थ यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर जो मुक्त होते हैं, तो उसको अपने क्या कहेंगे? सिनेप्टिक दरार कहेंगे। इज इट क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस थे वो तंत्रिका तंत्र और नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक के ऊपर पहले भी डाले हुए हैं, उन सब वीडियोस को ज़रूर देखिए, आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत हेल्पफुल होंगे दोस्तों। कभी भी क्वेश्चंस ऊपर से आसमान से गिरकर नहीं आते हैं, आप और हम जो क्लास में डिस्कशन करते हैं उसी तरीके के लगभग क्वेश्चन आते हैं। मेरा आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, राइट, ये एडवाइस है कि आप लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। तो बहुत सारे वीडियोस पहले भी MCQ बेस्ड जो है वो मैंने बना रखे हैं, उनको भी देखिए। लगभग मैंने अपने चैनल के ऊपर लगभग 980 प्लस वीडियोस डाल रखे हैं, उन वीडियोस का लाभ लीजिए। निश्चित तौर के ऊपर एग्ज़ाम्स के अंदर आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए।